चल निकल जा इस घर से। अब इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ी महारानी बनने की सोचती थी, अब महारानी से नौकरानी बनने का समय आ गया है। चल निकल जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए भैया जी, मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन। अगर आप लोग भी ऐसे करेंगे तो मेरा क्या होगा। हम तेरे बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे? हाँ, चल निकल जा इस घर से। हाँ, निकालो इसे, मेरा तो दंग घुटने लगा है इसके साथ। और फिर नीलम के भैया भाभी उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। नीलम के लिए ये बहुत दुखद था। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। हे भगवान, मेरा तो जीने का मन ही नहीं कर रहा है। नीलम बस रोती रहती है। आसपास के लोग उसे आते जाते हुए देखते रहते हैं। कुछ लोग उसे समझाते भी हैं। देखो बहन, माना तुम्हारे साथ गलत हुआ है और गलत भी हो रहा है, लेकिन हिम्मत हार जाने से कुछ नहीं होगा। तुम इन लोगों से दूर चली जाओ, लेकिन इस तरह हिम्मत मत हारो और दूसरों के भरोसे में मत रहो। वो महिला नीलम को समझाकर चली जाती है, लेकिन नीलम तो जैसे हिम्मत हार चुकी थी। वो वहीं पर सड़क पर बैठे बैठे रोती रहती है। रोते रोते उसे शाम हो जाती है और वो सोचती है, अब कुछ नहीं रहा मेरे जीवन में। इस तरह बेकार जीवन जीने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैं जंगल के पास जाकर, नदी में जाकर, उसमें कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सोच सुनीता जंगल की ओर निकल पड़ती है। रोते रोते वो जंगल में होती हुई नदी के पास जाती है और भगवान से शिकायत करने लगती है। हे भगवान, आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। मेरी ऐसी हालत है, फिर भी मेरा साथ देने को कोई नहीं है। ऐसे में मैं आपसे एक साथ की उम्मीद रख रही थी, लेकिन आपने भी मेरा साथ नहीं दिया और अब मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। उसके ये शब्द वहीं पास में बैठे एक साधु बाबा सुन लेते हैं और वो तुरंत उसके पास आते हैं। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी तेज रो क्यों रही हो और आखिर भगवान से नाराज क्यों हो? और फिर नीलम उन साधु बाबा को अपनी सारी परेशानी बताती है। वो उन्हें अपने पिछले दिनों के हालात के बारे में बताती है। ये तो बहुत दुखद है। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत है, लेकिन ऐसे में भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि और मेहनत से जीवन जीना चाहिए। कहने में आसान लगता है बाबा जी, लेकिन बहुत मुश्किल है। और अगर इतना ही आसान है तो आप बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। जो आप बताएंगे मैं वैसा ही करूंगी। पहले तो तुम अपने मन से गलत विचार निकाल दो, और जब तक तुम्हारा मन ठीक नहीं है तब तक यहाँ जंगल में रहो। यहाँ तुम्हें भोजन बनाने के लिए ताज़ा सब्जियाँ और फल भी मिलेंगे। ठीक है बाबा जी, आप कहते हैं तो मैं जंगल में रहकर जीवन बिताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं रहूंगी कहाँ? तुम परेशान मत हो। जिस तरह मैंने जंगल में अपनी कुटिया बनाई है, उसी तरह तुम्हारे लिए भी एक कुटिया बना दूंगा। तुम उस कुटिया में रहना और जंगल में जीवन बिताना। बाबा की बात नीलम मान लेती है। वो रोज़ जंगल से ताज़ी सब्जियां और फल तोड़ती है और अपना जीवन बिताने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके अंदर जीवन जीने की एक नई उम्मीद फिर से आ जाती है। वो गांव में घूमने जाती है और वहाँ से लौटते समय रास्ते में बहुत तेज़ उसे भूख लगती है। बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन यहाँ आसपास क्या खाऊं? मेरे पास तो रुपए भी नहीं है। खैर, किसी से कहकर देखती हूँ, क्या पता कोई मुझे खाना खिला दे। वो एक समोसे वाले ठेले पर जाती है, जहाँ काफ़ी सारे लोग समोसे खा रहे थे। भैया जी, बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास रुपए नहीं है। क्या आप मुझे एक समोसा खिलाएंगे? देखो बहन, हम भी यहाँ कमाने बैठे हैं। अगर ऐसे खिलाने लगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, आपकी बात भी ठीक है, कोई बात नहीं। वो जाने लगती है, लेकिन तभी वो दुकानदार उसे रोककर समोसा खाने के लिए कहता है। अच्छा बहन, ये लो, एक समोसा खा लो। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी थोड़ी भूख तो इससे मिट जाएगी। धन्यवाद भैया। नीलम समोसा खाती है और खाते खाते सोचती है, भैया जी समोसे ज्यादा अच्छे नहीं बनाते, फिर भी इनके पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। क्यों ना मैं भी जंगल के बाहर वाली रास्ते पर समोसे बेचना शुरू कर दूं? शायद इससे मेरे पास एक अच्छी कमाई होने लगे। ऐसा सोचकर नीलम अपनी कुटिया में जाती है और समोसा बनाकर देखती है। अगर आज अच्छा समोसा बन गया तो फिर मैं कल से ही समोसा बेचना शुरू कर दूंगी।
वो समोसा बनाकर सीधे बाबा के पास लेकर जाती है। बाबा जी बताइए, समोसा कैसा है? अगर ये अच्छा लगा तो मैं कल से ही समोसे बेचने लगूंगी। बाबा समोसा खाकर देखते हैं तो सुनीता की बहुत तारीफ करते हैं। वाह बेटी, समोसा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। तुम कल से अपना ही काम शुरू कर दो। और फिर अगले दिन से ही नीलम जंगल के बाहर समोसे बेचने लगती है। समोसे समोसे, गरम गरम ताजे ताजे समोसे, सिर्फ 10 रुपए में। घर जैसा स्वाद लाइए, मजेदार समोसे सस्ते में। वो एक ऐसा रास्ता था जहाँ एक भी ठेला नहीं था, जहाँ कोई भी कुछ नहीं बेचता था, कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता था। इसलिए आने जाने वाले लोगों को अक्सर ही उस रास्ते पर परेशानी होती थी। इस वजह से जब लोग वहाँ नीलम को समोसे बेचता देखते तो उसके पास समोसे खाने ज़रूर आते। लाओ बहन, 2 समोसे दे दो मुझे। हाँ भैया, आपको गर्मा गर्म समोसे बनाकर देती हूँ। अच्छा हुआ बहन जो तुमने यहाँ पर समोसे बेचना शुरू कर दिया। मैं रोज ही इस रास्ते से गांव और शहर की ओर जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। भूखे प्यासे मेरी हालत खराब हो जाती है। लेकिन अब से मैं तुम्हारे यहाँ समोसे खाने जरूर आया करूँगा। नीलम उस आदमी को समोसे बनाकर दे देती है। वो आदमी अच्छे से समोसे खाता है और खुश होकर सुनीता के पास से जाता है। और उसके बाद से ही और लोग भी नीलम के पास समोसे खाने आने लगते हैं। धीरे धीरे देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलम का समोसे का काम वहाँ पर जम जाता है। उसे लोग जंगल में समोसे वाली के नाम से बुलाने लगते हैं। इस जंगल में जहाँ किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं होती है, तुम उस जंगल के बाहर समोसे बेच रही हो। बड़ी हिम्मत वाली हो तुम, जंगल में समोसे बेचने वाली। हाँ, लेकिन आपने भी तो मुझे बहुत हिम्मत दी थी ना। आखिर आपकी हिम्मत की वजह से ही तो मैं ये कर पा रही हूँ। चलो अच्छा है, तुम इसी तरह अपना काम करो और खुश रहो। नीलम अच्छे से अपना जीवन चलाने लगती है, लेकिन आखिरकार गांव में सभी को पता चल जाता है कि वो जंगल में समोसे बेचती है। और जब ये बात उसके भैया भाभी को पता चलती है तभी वो उसकी तरक्की से जलने लगते हैं। सुना आपने, वो नीलम जंगल में समोसे बेचने लगी है। मुझे तो लगा था हमारे यहाँ से निकल जाने के बाद वो जगह जगह भटकेगी और एक अच्छी जिंदगी के लिए तरसेगी, लेकिन उसने तो हमसे भी अच्छा नाम बना लिया है। सही कह रही हो तुम। न जाने कहाँ से उसमें इतनी हिम्मत आ गई जो वो अपना खुद का काम करने लगी, वो भी जंगल के पास जहाँ अच्छे अच्छे लोग जाने से घबराते हैं। अब आप सिर्फ बातें मत करिए, कुछ कीजिए, कोई चाल चलिए। और अगले दिन नीलम का भाई उससे मिलने उसके समोसे वाली जगह पर पहुंचता है। अरे मेरी प्यारी बहना, तू यहाँ पर समोसे क्यों बेच रही है, वो भी जंगल में? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता होती है तेरी। चिंता? क्यों झूठ बोलते हो भैया? अगर आपको मेरी चिंता होती तो आप मुझे घर से ना निकालते, लेकिन आपको मेरी कोई चिंता नहीं। आप तो बस मेरे लिए बुरा सोचते हैं और इसलिए मैं आपके साथ घर वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा मत बोलो बहन, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद मैं और तुम्हारी भाभी, हम दोनों कितने दुखी हुए थे। रो रो कर तुम्हारी भाभी का तो बुरा हाल हो गया था। मैंने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। अब तुम खुद ही सोचो, भला इस जंगल में तुम रह रही हो, ये बात कोई कैसे पता कर सकता है? नीलम अपने भाई की बातों को सुनकर पिघल जाती है। उसे लगता है जैसे सच में उसके भैया और भाभी उसकी चिंता करने लगे हैं। ठीक है भैया, मैं आपके साथ आज घर चलूंगी। और फिर नीलम शाम में अपने भैया भाभी के घर पहुंचती है, जहां उसकी भाभी रो रही होती है और नीलम को देखते ही उसे कहती है, कैसी है तू? मैं तो तेरे बिना एक भी दिन नहीं रह पाई, लेकिन अब तू यहाँ से नहीं जाना, यहीं रहना हम दोनों के साथ। हाँ भाभी ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ही यहीं रहूंगी। चलो अच्छा ही हुआ जो हम लोग फिर से पहले की तरह मिलकर रहने लगे। अगले दिन नीलम समोसे बेचने जाती है। तब नीलम की भाभी कहती है, अगर इसने समोसे बेचना शुरू ना किया होता और ये अच्छा ना कमा रही होती तो मैं इसे घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं बर्दाश्त करती। मैं भी इसे 1 मिनट घर में नहीं रखता, लेकिन अगर ये हमें अच्छे रुपए कमा कर देगी तो फिर क्या परेशानी। धीरे धीरे मैं उस जगह से इसे हटाकर तुम्हें समोसे बेचने पर लगा दूंगा। फिर हमारे पास बहुत रुपए आया करेंगे और तब हम इसे घर से निकाल देंगे। आप तो सच में ही बड़े चालाक हैं। नीलम समोसे बेचकर ठीक ठाक कमा रही थी। वो शाम में घर पहुंचती है और उसके भैया उससे कमाई के रुपए मांगने लगते हैं।
नीलम, वैसे तुम्हारा काम तो अच्छा चलता है ना? हाँ भैया, बहुत सारे लोग मेरे पास समोसे खाने आते हैं। मैं रोज के 800 रुपए से 1000 रुपए जोड़ लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल क्या है ना कि मुझे कुछ 500 रुपए की जरूरत थी। अगर तुम मुझे 500 रुपए दे देती तो मेरी परेशानी कम हो जाती। हाँ भैया, मैं अभी आपको 500 रुपए दे देती हूँ। नीलम अपने भैया की बातों में आ जाती है और उसे तुरंत 500 रुपए दे देती है। रोज ही वो नीलम से रुपए मांगा करता था। नीलम भी प्रेम भाव में उन्हें रुपए दे दिया करती थी। जो भी कहो, जब से नीलम आई है तब से रोज ही 500 रुपए हमें बिना मेहनत के मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन इतने रुपए काफी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि अब आप उससे बात करें ताकि उसकी जगह में समोसे बेचना हम शुरू करें। वैसे भी रोज रोज उसकी शक्ल देखकर मेरा दिन खराब हो जाता है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। वो नीलम से इस बारे में बात तो करते हैं, लेकिन नीलम उनकी बात मानने से मना कर देती है। नहीं भैया, मैं किसी को भी अपने साथ काम पर नहीं लेकर जाऊंगी। वो काम मैंने बहुत मुश्किल से जमाया है और अब मैं नहीं चाहती कि किसी की वजह से मेरा काम खराब हो। अरे वाह, तू हमारे घर में रह रही है और हम ही से गलत बात कर रही है। अगर तू अपनी भाभी को नहीं लेकर जा सकती है तो फिर हम भी तुझे इस घर में नहीं रख सकते। ठीक है भैया, तो मैं घर से चली जाती हूँ। नीलम उनके घर से चली जाती है, लेकिन ये बात भैया भाभी को खटक जाती है। अब तो उसका ठेला वहां से हटाना चाहिए। वो तो वहां जब तक समोसे बेचेगी तब तक मेरे दिल में आग लगती रहेगी। तू चिंता मत कर, आखिर मैं भी चाल चलने में कोई कम नहीं हूं। मुझे पता है कि कैसे उसके काम को खराब करना है। अगले दिन वो नीलम से माफी मांगने के लिए फिर से उसके ठेले पर जाता है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी मुझे, जो तुझसे इतना गंदा व्यवहार कर देता हूं। लेकिन मैं मन से तेरे लिए कुछ गलत नहीं चाहता। नहीं भैया, अब तो समझ नहीं आता कि आप पर विश्वास करूं या नहीं। ऐसा मत बोल मेरी बहन। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। तू समोसे बनाती है ना? देख, मैं तेरे लिए ये 5 किलो मैदा लेकर आया हूं। और छोटी मोटी भूल तो तू मेरी माफ कर ही सकती है। नीलम फिर से अपने भैया की बातों में आ जाती है और उसे माफ कर देती है। वो उसी मैदे से समोसे बनाती है जो मैदा उसे उसके भैया ने लाकर दिया था। लेकिन उस मैदे के समोसे खाते ही एक आदमी को खून की उल्टियां हो जाती है। अरे, ये क्या हुआ इनको? मुझे तो लगता है कि जो समोसा इन्होंने खाया है उसी से इनकी तबीयत खराब हो गई है। तुमने जरूरी समोसे में कुछ गलत मिलाया है। कैसी बातें कर रही हैं? आज से पहले ऐसा कभी हुआ है क्या? तो फिर अब ऐसा क्यों करूंगी? लोग तुरंत उस आदमी को अस्पताल लेकर जाते हैं और पुलिस भी बुला लेते हैं। डॉक्टर उस आदमी को बचा लेता है, जिसके बाद मैदे की जांच करने पर पता चलता है कि मैदे में जहर मिला हुआ था। और अब पुलिस वाला नीलम से पूछताछ करता है। सच सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये मैदा तो मुझे भाई ने लाकर दिया था। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे साथ चलिए। पुलिस वाला नीलम के भैया भाभी के घर पहुंचता है और घर पर देखता है तो उसे जहर की एक शीशी मिल जाती है। नीलम सही कह रही है, तुम ही लोगों ने मैदे में जहर मिलाया है और ये जहर की शीशी भी तुम्हारे घर से मिली है। आप गलत समझ रहे हैं। ये जहर जरूर उस नीलम ने मिलाया होगा। वैसे वो भी तो इसी घर में रह रही थी ना? हाँ, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। और वैसे भी ये जहर की शीशी तो शहर में मिलती है। भला हम कैसे ये शीशी लेकर आएंगे? पुलिस वाला समझ जाता है कि जहर नीलम में नहीं बल्कि उसके भैया भाभी ने ही मैदे में मिलाया था। जब आप लोग इस शीशी के बारे में जानते नहीं तो आपको ये कैसे पता कि ये शीशी में जहर मिलती है? इसका मतलब आप ही लोग ये शीशी खरीद कर लाए थे। मैं अभी आप लोगों को जेल में डालता हूं। तो तू बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकती। तेरे बड़बोलेपन की वजह से आज मैं पकड़ा गया। अब पता नहीं कितने लंबे समय के लिए मुझे सजा होगी। पुलिस वाला नीलम के भैया भाभी को जेल में डाल देता है और नीलम को जब इस बात का पता चलता है तो वो फिर अपने भैया भाभी के पास ना लौटने का प्रण ले लेती है। मैं अब कभी अपने भैया भाभी के पास वापस नहीं जाऊंगी। उनके पास जाने से बेहतर है कि मैं इसी तरह ये जंगल में समोसे बेचकर अपना गुजारा करती रहूं और खुश रहूं। मुझे उनसे कुछ नहीं लेना देना है। वो ना कभी मेरे थे और ना कभी रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी ऐसी ही नई कहानियाँ आपको मिलती रहें। तो तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ और सुनते रहिए ये चटपटी कहानियाँ। बाय बाय।